आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एकल विस्थापन अभिक्रियाएं, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इस अभिक्रिया में क्या होगी कि जो कम क्रियाशील पदार्थ हैं, उन्हें ज्यादा क्रियाशील जो पदार्थ होगा उनके द्वारा उसे विस्थापित कर दिया जाएगा, यानी अलग कर दिया जाएगा। या फिर यूं समझिए, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु, किसी भी परमाणु को किसी दूसरे परमाणु द्वारा, परमाणु हो या परमाणु के समूह हो, उनको किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा, यानी अलग कर दिया जाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया में। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद उदाहरण लेंगे और उसमें फिर समझेंगे आखिर ये अभिक्रिया किस प्रकार होती है। ठीक है, आइए सबसे पहले इसकी जो है परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का परिभाषा क्या होता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना, तो परिभाषा लिखना है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपका हो गया परिभाषा, यानी किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह हो, उनको किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, यानी अलग कर दिया जाता है। कहने का मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, जो ज्यादा रिएक्टिव पदार्थ होगा, जो ज्यादा क्रियाशील पदार्थ होगा, उनके द्वारा जो कम क्रियाशील पदार्थ है उनको अलग कर दिया जाएगा। ठीक है ना, इस अभिक्रिया में। तो जब तक इसका एग्जाम्पल नहीं गए तो समझ नहीं आएगा। चलिए आइए सबसे पहले इसकी एक एग्जाम्पल, दो चार एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे धातु को धातु के द्वारा विस्थापित करके देखते हैं। ठीक है ना, धातु को धातु से विस्थापन करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन लेंगे। क्या लेंगे? CuSO4, सोडियम क्लोराइड का विलयन। यहां पर क्या करेंगे, एक नली लेंगे कांच की, जिसमें कि दिखाई दे। इसमें क्या करेंगे, CuSO4 डाल देंगे। CuSO4 का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देंगे। ठीक है ना। उसके बाद उसी विलयन में क्या करेंगे कि एक Fe मतलब लोहा यानी आयरन, Fe डालेंगे। चाहे सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि इसमें एक कांटी जो होता है ना लोहा का, उसको डाल देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक लोहे की कांटी लेंगे और इसमें इस तरह करके डाल देंगे। ठीक है ना।
डाल दिया लोहे के कांटे को। जैसे ही हम लोग लोहे के कांटे को इसमें डालेंगे तो इसमें रिएक्शन होगा, यानी अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया में क्या होगी कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें है ना, कॉपर सल्फेट का विलयन में से कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर यहां करके जो है लोहा में जमा होने लगेगा, पूरी तरीके से जमा हो जाएगा, ठीक है ना, लोहा में। मतलब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही आयरन आया तो कॉपर विलयन से अलग हो गया, और कॉपर विलयन से अलग होकर किसमें, आयरन में चिपक गया। कहने का मतलब कॉपर अलग हो गया, है ना, कॉपर क्या हो जाएगा, अलग। तो आयरन जो होता है यानी लोहा जो है ये कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, क्योंकि जैसे ही कॉपर आया, सॉरी जैसे ही आयरन आया इसमें तो कॉपर वहां से विलयन से अलग हो गया। यानी आयरन जैसे इसमें विलयन में आया तो कॉपर क्या हो गया, विलयन से अलग हो गया, ठीक है ना। और विलयन में इसका प्रभाव पड़ा, किसका, आयरन का। तो आयरन सल्फेट का निर्माण हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, क्योंकि आयरन ज्यादा क्रियाशील तत्व है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो ज्यादा, जैसे कोई ज्यादा बड़े पोस्ट में होते हैं, जो कम पोस्ट में होते हैं किसी नौकरी में, है ना, तो जो ज्यादा ऊंचे पद में होते हैं वो जब आते हैं तो वो लोग साइड ले लेते हैं, उन्हें बैठने देते हैं, सर कहते हैं, तो क्योंकि वो उससे ज्यादा पावर रखता है। तो वही बात यहां पे है, आयरन ज्यादा पावर रखता है किससे, कॉपर से। किस चीज में, किस मामले में, अभिक्रिया के मामले में। तो ये जो है कॉपर ज्यादा क्रियाशील, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील आयरन है, इसलिए जैसे आयरन इसमें आया तो क्या हो गया, कॉपर उससे अलग हो गया और आयरन सल्फेट का निर्माण हुआ। तो उसी तरह यहां पर हम लोग इस अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया हुआ तो क्या बना, तो आयरन सल्फेट और कॉपर क्या हो गया, अलग, ठीक है। तो इसमें होता है क्या, जो कॉपर सल्फेट है उसका रंग जो होता है कॉपर सल्फेट का, हाँ इसकी ये इस तरह का भी जो है पूछा जाता है, कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4, आयरन सल्फेट का सूत्र FeSO4, इस तरह का भी जो है क्वेश्चन कभी आस्क किया जाता है एग्जाम में, कि फला चीज का सूत्र क्या है, तो इसे भी याद रखने की कोशिश करें आप। कॉपर सल्फेट का रंग जो है तो नीला होता है, क्या होता है, नीला, हल्का नीला। जैसे ही आयरन बना, आयरन सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का ये रंग जो था वो खत्म हो गया, और इसका रंग, आयरन सल्फेट का रंग क्या होता है, हल्का हरा होता है, क्या होता है, हल्का हरा। तो विलयन का रंग क्या हो जाएगा, हरा, हल्का हरा होगा, हल्का हरा हो जाता है विलयन का रंग। इस तरह कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है आयरन के द्वारा, ठीक है ना, समझ गए होंगे शायद। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ज्यादा समझने के लिए, और भी समझ में आएगा। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, कॉपर, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर को लेते हैं, है ना, और इसमें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लेते हैं। तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालेंगे, कॉपर का वायर वगैरह इस तरह करके जैसे यहां पे हुआ है डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और कॉपर नाइट्रेट का निर्माण होगा, प्लस सिल्वर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील है, तो सिल्वर क्या करेगा, हट जाएगा, यानी कॉपर इसको हटा देगा, कॉपर के द्वारा सिल्वर को विस्थापित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी होगी, जिसे मैंने यहां पर इसका लिया है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सिल्वर, Ag का संकेत, सिल्वर जो है Ag का, सिल्वर का संकेत Ag है, ठीक है ना, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट, NO3 यानी नाइट्रेट, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया। तो चूंकि
कॉपर सल्फेट का विलयन, जैसे कॉपर नाइट्रेट बना तो इस विलयन का रंग क्या, हल्का हल्का जो है नीला हो जाएगा विलयन का रंग, ठीक है ना। इस तरह विक्रियाएं होती है। और भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे जिंक को ले लिया, जिंक को क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन में मिलाएंगे, है ना, इसका विलयन लेंगे पानी में घोल के, जैसे वहां लिए थे उसका सेम, तो क्या हो जाएगा, जिंक को कॉपर सल्फेट का विलयन में डालेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। और कॉपर सल्फेट, कॉपर जो है यानी तांबा, कॉपर का मतलब तांबा, ये तांबा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह से अभिक्रिया होती है। और बात यह है कि हम लोग जानेंगे कैसे कि कौन ज्यादा क्रियाशील है ना। अगर इसका उलट आ जाए, जिंक सल्फेट हो, अगर आप इस तरह करेंगे, या थोड़ा ध्यान दीजिए, जिंक सल्फेट और कॉपर अगर डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसे रह जाएगा, जिंक सल्फेट ही रह जाएगा प्लस कॉपर का कॉपर ही रह जाएगा, है ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर इस तरह लेंगे। हाँ, अगर आप कॉपर सल्फेट लेते हैं और उसमें जिंक का वायर वगैरह डालते हैं तो फिर इसमें प्रभाव पड़ेगा, ये जिंक क्या हो जाएगा, कॉपर को अलग कर देगा, जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेगा, ठीक है ना, जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेगा प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। तो चूंकि ज्यादा क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो अब हम लोग जानेंगे कैसे कि कौन ज्यादा क्रियाशील तत्व है, कौन कम क्रियाशील है, तो उसे अभी हम लिखा दे रहे हैं और उसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए हम घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आपको लिखाते हैं। सबसे ज्यादा जो है क्रियाशील जो होता है वो होता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद नंबर आता है सोडियम का, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, नहीं लिथियम आता है, उसके बाद कैल्शियम, लिथियम, लिथियम का नंबर आता है। उसके बाद आपका आता है कैल्शियम, है ना, कैल्शियम। उसके बाद मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg, मैग्नीशियम। उसके बाद आपका नंबर आता है एल्युमिनियम का, एल्यूमिनियम। उसके बाद आपका नंबर आता है जिंक का, यानी जस्ता, जिंक, इसी को जस्ता बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका नंबर आता है Fe, यानी आयरन, इसी को क्या बोलते हैं, लोहा, ठीक है ना। उसके बाद आपका नंबर आ जाता है टीन का, Sn, इसको बोलते हैं टीन, टीन का संकेत Sn। उसके बाद आपका आता है Pb, यानी लेड, शीशा, ये शीशा है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नंबर आता है हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये गैस, ठीक है ना। उसके बाद ये सब मेटल है, ये नॉन मेटल है, यानी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नंबर आ जाता है कॉपर का, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, यानी तांबा, इसी को तांबा कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका नंबर आ जाता है सिल्वर का, यानी चांदी, सिल्वर का संकेत Ag होता है, चांदी का। उसके बाद आपका नंबर आ जाता है गोल्ड, सोना का, गोल्ड, इसमें हिंदी में गोल्ड यानी सोना। और एट लास्ट प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम का नंबर आता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है हमने क्या दिया, घटते क्रम में क्या दिया, घटते क्रम में क्या दिए हैं, क्रियाशीलता। ये जो क्रियाशीलता है घटते क्रम में मैंने लिखाया है, तो इस तरह होती है, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा था, अगर कॉपर इधर लेंगे, जिंक इधर रहेगा पहले से, तो फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा विलयन में, ठीक है ना।
ये आपका धातु का धातु से। और भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, धातु का धातु से लिए। अब जो है धातु का जो ये अधातु का लेंगे, ठीक है ना, अधातु और उसके विलयन से, यानी अधातु और उसके यौगिक से अभिक्रिया करा के देखते हैं इसमें क्या होता है। इसका मेन चीज यही है कि जो कम क्रियाशील तत्व है, जो भी तत्व है, जो भी पदार्थ है कम क्रियाशील, उनको विस्थापित कर दिया जाएगा जो पदार्थ अत्यधिक क्रियाशील है ना, उनके द्वारा। तो अब हम लोग ले लेते हैं अधातु और उनके यौगिक द्वारा, अधातु और उनके यौगिक से, उनके यौगिक, अधातु और उनके यौगिक से करके देखते हैं, ठीक है ना। कुछ अधातु ले लेते हैं, कुछ यौगिक अधातु के यौगिक लेते हैं और उसमें क्या करेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाह करेंगे, ठीक है ना। जैसे सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड है ना, NaBr, 2NaBr, ये सोडियम ब्रोमाइड है। इसमें क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को प्रवाह करेंगे। जैसे ही क्लोरीन गैस इसमें प्रवाह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण होगा, सोडियम ब्रोमाइड का, और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। और ब्रोमीन जो है ये क्या है, एक अधातु है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा और ब्रोमीन जो है ये अलग हो जाएगा, ठीक है। Br2Br है इसलिए Br2 देना होगा, क्योंकि ये 2 दोनों के लिए, Na के लिए, Na के लिए 2 हो गया, यहाँ पर भी Na के लिए 2 Br के लिए है तो Br2 गया, ठीक है ना। क्लोरीन यहाँ 2 था तो ये 2 आगे में है, तो यानी ये संतुलित हुआ। तो आपका देखिए कि क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड और प्लस ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन को अलग, ब्रोमीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा जैसे ही इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। उसी तरह हम लोग ले सकते हैं और भी एग्जांपल्स, जैसे कि आप ले सकते हैं, हाँ, आयोडीन क्या है, अधातु है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड में क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को प्रवाह कर देंगे। जैसे पोटेशियम आयोडाइड में क्लोरीन गैस प्रवाह करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होगा, प्लस आयोडीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अधातु, तो आप इसमें यह कह सकते हैं कि ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या अधातु है, और सोडियम, पोटेशियम ये सब धातु है ना, ठीक है। और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, अधातु का ले लिए और एक आगे एग्जांपल हम लोग एक काम करते हैं, धातुओं को क्या करते हैं, अम्ल में अभिक्रिया करके देखते हैं, ठीक है। तो ले लेते हैं फर्स्ट कैन Cb और ये C, इसमें क्या करेंगे, धातुओं को जो है अम्लों के साथ, धातुओं को अम्लों के साथ, धातुओं को अम्लों के साथ अभिक्रिया करके देखते हैं, देखिए इसमें क्या चेंजिंग होता है। एक काम करते हैं, जिंक ले लेते हैं, जिंक J10, और उसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड के विलयन में डाल देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या है, अम्ल है, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, अम्ल है। इसमें क्या करेंगे, अभिक्रिया जब कराएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड के विलयन में जब जिंक को डालेंगे ना, तो जिंक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो जिंक क्लोराइड का निर्माण कर लेगा, ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो उड़ जाएगा, ठीक है ना, जिंक क्लोराइड का निर्माण होगा। इसी तरह और भी ले सकते हैं, जैसे अगर जिंक को हम CH3COOH, 2CH3COOH, ये CH3COOH क्या, एसिटिक अम्ल, क्या ये एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है ना। तो ये एसिटिक अम्लों को जिंक के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CS
CH3COO, CH3COO और Z N, यानी जिंक एसीटेट बनेगा। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या हो जाएगा, आपका गैस बन करके उड़ जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, यहां हाइड्रोजन क्या है, दो है, तो यहां पर दो होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और इसके आगे भी पार्ट लाऊंगा, आप इसे अच्छी तरीके से अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही उपयोगी रहेगा, और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव छिपे हैं। इसी में ऑब्जेक्टिव जो है होता नहीं है, उसको बनाया जाता है, इसी में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जैसे आपको कहेगा कि कॉपर सल्फेट का जो है सूत्र क्या होता है, CuSO4। आगे आपको कह सकता है कि आयरन को, यानी लोहा को, अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। तो जवाब देना है, क्या देना जवाब, फेरस सल्फेट बनेगा, और यानी आयरन सल्फेट, इसी को फेरस सल्फेट बोलते हैं, आयरन सल्फेट, या इसी को फेरस सल्फेट भी बोलेंगे, फेरस सल्फेट, और कॉपर का निर्माण होगा, है ना। इसी तरह क्वेश्चन किया जाता है ना, बोलेगा जिंक को अगर कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा, जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा, जिंक सल्फेट का निर्माण होगा, अगर जिंक सल्फेट का विलयन का निर्माण होगा और कॉपर सल्फेट बनेगा, है ना। इस तरह का जो क्वेश्चन आज किया जाता है ऑब्जेक्टिव में। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव आपका यहां पर भी बन जाएगा, बोलेगा बताइए एल्युमिनियम और जिंक में कौन ज्यादा क्रियाशील है। तो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऊपर है तो वो ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है ना। और इस तरह भी होता है क्वेश्चन कि क्या किया जाता है कि आपको दे देगा दो चार, यहां पर जैसे आपका कैल्शियम में है ना, यहां समझिए थोड़ा, कैल्शियम, सोडियम, सिल्वर, लिथियम, इस तरह करके आपको दे दिया, ठीक है ना। अब इसको क्या करना, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में सजाने के लिए देगा, है ना। तो उसको भी सजा सकते हैं। पोटेशियम से, पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सोडियम का नंबर आता है, उसके बाद लिथियम, तब उसके बाद होता है Ag यानी सिल्वर। ये आपका आंसर हुआ। या फिर ऐसा भी होता है कि इस तरह करके ऑब्जेक्ट्स में चार दिए रहते हैं, चार तरीके से दिया हुआ रहेगा, उनमें से आपको पहचानना कि कौन सा सही है, कौन सा कर्म सही है ना। तो ऑब्जेक्टिव इसी में छिपे होते हैं, यही सब इसी में से ऑब्जेक्टिव निकाल के दिया जाता है। बस बात यह है कि लगन, मेहनत होनी चाहिए, ठीक है ना। और जिस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उसके प्रति भावना होनी चाहिए, तभी आप कामयाब होंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लिए और अच्छी तरीके से पढ़िए। इसका अगला पार्ट आएगा। आई तरीके